यहाँ पे जो सरकारी बुक होता है ना, उससे उसका चैप्टर नंबर 5 वर्ग और वर्गमूल देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी मैथ बनाया जाएगा वो पार्ट बाय पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम पहला पार्ट में यहाँ पर कुछ बेसिक इसका देखेंगे वर्ग और वर्गमूल से, और कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे डेली आपको यहाँ पे आपका जो मैथ है यहाँ पे डेली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्ग और वर्गमूल की बात किया जाए तो वर्ग का मतलब होता है, तो जैसे कि आपने इस शेप को देखा होगा वर्ग, ठीक है, जिसका चारों साइड बराबर होता है, तो वो वर्ग की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा यहाँ पे रिलेटेड कुछ बात होगा। और स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल जिस किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे वर्ग का साइन होता है। जैसे वर्ग लिखना हो, जैसे 2 का वर्ग लिखना हो तो पावर में हम 2 लिख देते हैं, 4 का वर्ग लिखना हो तो पावर में 2 लिख देते हैं। उसी प्रकार अगर किसी का वर्गमूल निकालना हो, जैसे 16 का वर्गमूल निकालना, तो उसका चिन्ह हम इस तरह से देते हैं। ठीक है, 16 का वर्गमूल, तो यहाँ पे इस तरह से साइनिंग यहाँ पे दिया जाता है। तो बात किया जाए कि वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको साइड में यहाँ पे जो आकृति दिख रहा है ना, ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एक स्तंभ है और एक पंक्ति है, इस टाइप से हम अगर देखें तो ये स्तंभ है, और इस टाइप से अगर हम देखें तो वो पंक्ति है। ठीक है, यानी आड़ी और खड़ी बोल रहे हैं। खड़ी है ये खड़ा है तो ये आपको स्तंभ हुआ, ये आड़ी है तो ये आपका पंक्ति हुआ। यहाँ पे समान स्तंभ और समान पंक्ति है। ठीक है, 5 इधर भी है 5 इधर भी है, मतलब इसमें टोटल संख्या बोले कितना होगा, 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, मतलब 5 का वर्ग हो गया ना, क्योंकि डबल 5 है, यानी 5 का 2 तो 5 का पावर 2, यानी 5×5 = 25 इसकी टोटल संख्या होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस रूप में उसी को लिख सकते हैं जिसका जो वर्ग हो, किसी संख्या का जो वर्ग हो। जैसे कि यहाँ पे 25 है, तो इस 25 ही को तो हम यहाँ पे लिखे हैं इस तरह से, है ना। 25 संख्या है, उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि 25 जो है वो किसी का वर्ग है, अर्थात 5 का वर्ग है 25। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और 5 स्तंभ में ही लिख सकते हैं, 5 इधर 5 इधर, और इस तरह से इक्वल, यहाँ पे चारों साइड इक्वल है, यानी एक वर्ग के रूप में है। ठीक है, अभी और भी इस रिलेटेड हम यहाँ पे बात जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे भी बता रहा है। ठीक है, अगर एक भी यहाँ पे ले ले तो चारों साइड बराबर, यहाँ पे इतना भी ले लिया तो यहाँ भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, है ना, हर तरफ से 2, इधर भी यहाँ पे ले लेंगे तो सभी जगह पे समान होगा। यहाँ पे स्तंभ दिख रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वर्ग संख्या को हम इस रूप में लिखते हैं, तो इस रूप में लिखते हैं। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे कुछ और बातें क्लियर कर दें कि वर्ग क्या होता है। तो जैसे आपने देखा 4 का स्क्वायर तो ये 16 हुआ, 4 का वर्ग हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो 5×5 = 25, ये वर्ग हुआ। तो ये आपका वर्ग है। ठीक है, इसी को हम लोग पूर्ण वर्ग बोलेंगे, क्योंकि ये किसी का वर्ग है। 16 जो है वो किसी का वर्ग है। अगर जैसे कि अगर हम 8 बोल दे तो 8 किसी का वर्ग नहीं है, किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन 16 किसी का वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग होगा। और वर्गमूल भी हम उसी का निकालेंगे जो किसी का वर्ग है। जैसे 16 किसी का वर्ग है तो इसी का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, और इसी का वर्गमूल होगा। इसका वर्गमूल वो क्या होगा, तो जिसका वो वर्ग है वही उसका वर्गमूल होगा। जैसे कि ये 4 का वर्ग है 16, तो 16 का वर्गमूल 4 होगा। और ठीक है, तो 16 जैसे कि आप जानते हैं कि 16 4 का वर्ग है, तो यहाँ पे वर्गमूल जो 16 का होगा ना वो 4 ही होगा। ठीक, और जैसा कि आप जानते हैं 25 जो है 5 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल 25 का भी 5 ही होगा। तो ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे स्तंभ और पंक्ति, अगर टोटल अगर आपको बोल दे कोई खेत है, यहाँ पे इस टाइप से हम कुछ लगा रहे हैं फसल, और इस टाइप से कुछ फसल लगा रहे हैं, दोनों साइड फसलों की संख्या सेम है, लेकिन आपको बताएगा नहीं कि ये आरी और ये पंक्ति और स्तंभ में कितने हैं, फिर भी लेकिन टोटल बता दिया कि 25 है, तो क्या हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं पता चल जाएगा कि 5 इधर होगा 5 इधर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में बिंदुओं की संख्या, तो प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में सेम ही होगा। जैसे 5 अगर होगा तो उसका टोटल जो संख्या होगा, अंदर जो बिंदुओं की कुल संख्या वो 25 है। 2 है तो यहाँ पे 4 होगा, 3 है तो 3 तिया 9 होगा। ठीक है, 4 है तो 4 चौ 16। ठीक है, 5 रहेगा तो 5×5 = 25। यहाँ तो देखें ही, अगर 9 रहेगा तो 9 में 10 रहेगा तो 10 2 को 11 रहेगा तो 121। ठीक है, आप वैसे 20 तक वर्ग याद कर ले तो आपके लिए अच्छा होगा। अब हम देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे करेंगे। और पूर्ण वर्ग संख्या, पहले बात तो हमने अभी पीछे थोड़ा सा बात की इसके बारे में। जैसे 16 है वो 4 का वर्ग है, इसीलिए एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, पूर्ण वर्ग है इसीलिए, तो वैसा जो भी वर्ग होगा वो पूर्ण वर्ग होगा, जो भी किसी का वर्ग होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। इतनी बात क्लियर हो गया। लेकिन आप पहचानेंगे कैसे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे टेबल हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि जिसके लास्ट में, जिस भी संख्या के लास्ट में 2 दिखे, 3 दिखे
और 7 दिखे और 8 दिखे, ठीक है, यानी ये 4 नंबर जिसके भी इकाई स्थान पर दिख जाए 2 3 7 8, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आंख मूंद के आप बताइएगा जिसके इकाई स्थान पे 2 3 7 होगा 8 होगा 2 3 7 8, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके अलावा कोई और दिखे तो वो पूर्ण वर्ग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि होंगे लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम 29 लिख दिए तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 2 3 7 8 भी तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 17 लिख लें, 27 लिख लें, या कोई भी बड़ा संख्या के इकाई स्थान पे 8 हो, 3 हो, 2 हो, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ होगा तो हो सकता है, तो जैसे कि हम इसके बारे में आगे और समझेंगे। फिलहाल पूर्ण वर्ग हम समझ गए किसको कहेंगे। अब बात आती है पूर्ण वर्ग हम कैसे पहचानेंगे, तो उसका अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब जिस तरह से हम एलसीएम बनाते हैं ना, अभाज्य किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से ही कटे, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी कट जाएगा, लेकिन 11 हो गया अभाज्य संख्या, ठीक है। तो वैसे संख्या एलसीएम हम बनाते हैं तो भी एक अभाज्य गुणनखंड होता है। तो किसी भी संख्या को आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो जोड़े में अगर आ जाता है तो इसका मतलब समझ लेंगे कि वो किसी का वर्ग है, और मतलब कि वो पूर्ण वर्ग है। जोड़े में नहीं आता है इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो कितना 10 है, तो एक यहाँ पे फुट हो गया, ठीक है। तो ये बाहर हो गया है, और इस तरह के जो पैटर्न होंगे वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। अगर वो पंक्ति व स्तंभ सेम रूप में हो सकता है, अगर समान रूप में उसको जमा सकते हो, वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। और हम यहाँ पे टेबल अब देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे टेबल है, एक का जो आपका दिख रहा है एक संख्या, एक का अगर हम वर्ग निकालें तो उसका 1 होगा, 2 का वर्ग निकालें तो 4 होगा। ये आप शुरू में 9 10 तक देख लेते हैं। 3 का वर्ग 9 है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, 11 12 13 का भी है। लेकिन उसके बाद में जो भी आएगा तो यहाँ पे 11 दिख रहा है, तो 11 में भी तो वही यही इकाई स्थान पे होगा। कोई भी हम कितना भी बड़ा संख्या लिखेंगे तो इन्हीं में से कोई एक इकाई स्थान पे होगा, ठीक है। इतना 10 तक में कोई भी अगर हम इतना लिखे हैं तो इसके इकाई स्थान पे 4 है, ठीक है। 4 है तो इसका मतलब इसका जो इकाई स्थान पे, इसका वर्ग का इकाई स्थान पे जो है, जैसे 4 का 16 है, 6 है, तो इसका भी वर्ग का इकाई स्थान पे ही वही आएगा, ठीक है, वही आने वाला है। तो यहाँ पे 7 के इकाई स्थान पे 9 है, ठीक है। 8 के इकाई स्थान पे 4 है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इकाई स्थान पे या तो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। लेकिन आपको 2 3 7 8 कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, 2 3 7 8 कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। इससे भी पता चलता है क्योंकि इतना ही हो सकता है, ठीक है। इतना से ज़्यादा तो कोई भी संख्या के इकाई अंक पे आएगा नहीं, किसी भी वर्ग का इकाई अंक पे, ठीक है। इतना बात तो समझते हैं ना कि इसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता है। कितना भी हम कोई भी संख्या लिखेंगे तो इन्हीं में से कोई इकाई स्थान पे होगा, या तो 0 होगा, 1 4 9 यही होगा, क्योंकि इतना से ज़्यादा किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे नहीं आ सकते। इतना ही संख्या ही होता है, इसी से तो मतलब इसी से तो संख्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 3 7 8, 2 3 7 8 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वर्ग के इकाई स्थान पे 2 3 7 8 नहीं होता है, और ये होता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ से क्लियर हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे आपका किताब में दिया स्वयं करने के लिए कि निम्नलिखित में अभाज्य गुणनखंड बिना किए बताए कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, मतलब हो ही नहीं सकती। तो कौन सी, हमने बोला 2 अगर लास्ट में है तो वो नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। 2 7 भी नहीं हो सकता इकाई स्थान पे, 3 भी नहीं हो सकता, और ये तो नहीं बोला ना, ये 8 भी नहीं हो सकती, यानी 2 3 7 8 यहाँ पे सब नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सिर्फ यहाँ पे 100 है जी जो पूर्ण वर्ग है, और 10 का वो वर्ग है, इसका मतलब इसका वर्गमूल जो होगा वो 10 होगा। इतनी बात क्लियर हो गया। यहाँ पे बोल रहा है एक बात मैं बताया नहीं पीछे, लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ सम संख्या का वर्ग जो होता है वो सम होता है, और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। आप देखें जैसे 9 एक विषम है तो 9 का वर्ग भी जो होगा 81 है, ये भी एक विषम ही है। लेकिन आप 2 का वर्ग विषम है तो उसका 4 होगा, ठीक है। 6 का वर्ग 36 होगा तो ये भी सम है तो सम है, लेकिन विषम है तो विषम ही होगा। और एक बात और, अगर किसी भी अंक में अगर शून्य की संख्या अगर विषम हो तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, उसके लिए भी उसको सम होना चाहिए, ठीक है। शून्य की संख्या भी सम होना चाहिए, ये भी बात याद रखिए। यहाँ पे बोला निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग विषम या सम संख्या होंगे और क्यों होंगे। तो इसका होगा आपका विषम क्योंकि इसके इकाई स्थान पे विषम है, इसका होगा सम क्योंकि इकाई स्थान पे सम है, इसका होगा विषम क्योंकि इसके इकाई स्थान पे विषम है, और इसका आपका 1 0 है तो आगे जाकर 2 0 हो जाएगा, वर्ग होगा तो ये तो आपका 0 है तो ये तो सम ही है ना, 2 से कट जाएगा तो इसका भी सम होगा। तो
यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब एक बात और यहाँ पे देख लेते हैं, पाइथागोरीय त्रिक या फिर पाइथागोरस त्रिक क्या है। तो कोई भी तीन संख्या जैसे 3, 4, 5 अगर हम देख लें तो इसका जो वर्ग होगा वो 9 होगा, इसका वर्ग होगा 16, ठीक है, और इसका वर्ग होगा 25। अगर हम इसको जोड़ दें 16 9 को तो ये आपका तीसरे संख्या का जो वर्ग हुआ उसके बराबर होता है, यानी इन दोनों संख्या का वर्ग का योग तीसरे संख्या के वर्ग के बराबर है। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। इसका फॉर्मूला होता है 2m, ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 होता है। जैसे इसको आप याद रख लेगा, जैसे अगर बोल दे कोई एक संख्या दे दे कि अगर 2 है तो यहाँ पे 2 रख देंगे m के पास, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 1 हो गया, 2 दूनी 4 में से 1 घटाएंगे 1 जोड़ेंगे तो 1 5 हो गया। तो अभी हम 3 4 5 का एग्जाम्पल ले चुके हैं, ठीक है। m के स्थान पे 2 रखेंगे तो m का स्थान पे 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा 1, और यहाँ पे 3 3 9, m का स्क्वायर 9 में से 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी पाइथागोरीय त्रिक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसका भी अगर 2 वर्ग का योग अगर करेंगे तो तीसरे वर्ग के बराबर होगा, तो ये आप करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन में कुछ भी छूटेगा तो वहाँ पे भी हम बता देंगे, ठीक है। एक बात और बता दें कि अगर कोई भी क्रम में संख्या हो, जैसे 2 का स्क्वायर अगर उसको माइनस करना हो 3 के स्क्वायर में, तो ये दोनों क्रम है, तो इसका जो आपका जो अगर वर्ग करके भी घटाइएगा तो ये दोनों का योग ही होगा, 3 3 2 5 ही आएगा, क्योंकि 3 3 9 और 2 2 4 घटाइएगा तो ही 5 आता है। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, क्रम का अगर अंतर रहेगा, ठीक है, इस तरह से अगर अंतर रहेगा तो आपका इन दोनों का योग ही इसका आंसर आएगा। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 5.1 है, और यहाँ पे सबसे पहली बात निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग करना है। तो सिंपल वर्ग करना है, तो इसका वर्ग करना है, यानी 42 का वर्ग करना है, मतलब 42 गुना 42। तो ये तो आप लोग कर लीजिएगा, 42 गुना 42 जो आएगा वो आंसर। इसी तरह से आप सब बना लेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक ट्रिक की बात करेंगे। तो जैसे 42 का वर्ग निकालना है तो आपको सबसे पहले इसका वर्ग करना है, ठीक है, इसका 2 का वर्ग करना है। तो 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद तीनों में गुना करना, मतलब 4 में भी गुना, 2 में भी गुना, जो स्क्वायर है उसमें भी गुना, ठीक है, यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का हो गया 6, बाकी हाथ में 1 रहा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाली संख्या जो है ना, ये 4 बचा, इसका वर्ग कर देना है, आपका काम हो गया। 4 4 16 हो गया, एक बाकी था 17, यानी इसका जो वर्ग आएगा वो 1764 आएगा। उसी तरीके से हम 46 का भी बना लेते हैं, ठीक है। 46 का अगर हम वर्ग करेंगे तो आपका क्या होगा, तो सबसे पहले बात इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे इधर वाले, तो 6 जगह 36 के 6, बाकी हाथ में आपका रहेगा 3, ठीक है। फिर तीनों में गुना करना है, तो 6 4 24, और 24 दूनी आपका होता है 48, 48 और 3 जोड़ेंगे तो आपका 51 होता है, बाकी हाथ में 5 रहेगा, ठीक है। फिर ये वाले संख्या का वर्ग करना है लास्ट वाला, तो 4 4 16, 16 और 5 आपका 21 होगा, तो इसका मतलब 2116 आपका इसका वर्ग होगा। तो इसी तरीके से आप समझ गए होंगे। एक और हम बना लेते हैं, जैसे कि आप 58 को ले लें, तो 58 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 8 8 64 हो जाएगा, और बाकी हाथ में 6 रहेगा, ठीक है, बाकी हाथ में 6 रहेगा। तो अब हम यहाँ पे तीनों में गुना करेंगे, ठीक है, तीनों में गुना करना है, पहले इससे इसका स्क्वायर, फिर तीनों में गुना, फिर इसका स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। तो 8 अब तीनों में गुना, 8 5 40 दूनी 80, 80 और 6 86 हो जाएगा, बाकी रहेगा 8 हाथ में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब लास्ट वाला जो ये बचा इसका उसका पापा बचे 25, और 25 में अगर 8 जोड़ दे 33 हो जाएगा, तो 3364 इसका आंसर होगा। तो सिंपली, और जिसके लास्ट में अगर इकाई स्थान पे 5 होगा ना, तो उसका एक अलग रूल है। यहाँ पे 5 है तो सबसे पहले आप इकाई स्थान पे 5 है, उसका सबसे पहले आप लास्ट में 25 लिख दें। 25 लिखने के बाद जो आपका बचा दाहिने स्थान में, तो 4 है तो उसमें 1 जोड़ दें और उसमें 4 से ही गुना कर दें, ठीक है, यानी इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 5, और 5 आएगा 1 जोड़ने पर, अब 5 में फिर 4 से गुना कर दें तो 4 5 20, यानी 2025 इसका आएगा। तो इस तरह से 5 वाला बना सकते हैं, और चाहे तो आप अभी जो बताया उसे बना सकते हैं, 5 5 25 हुआ, ठीक है, और तीनों में गुना तो 5 4 20, 20 दूनी 40, 25 के यहाँ तो 5 लिखना है, ठीक है, बाकी हाथ में 2 बचेगा, तो 40 2 42, 42 का 2, बाकी हाथ में 4, ठीक है। फिर से बनाते हैं, तो 45 है तो 45 का वर्ग 5 25 के 5, बाकी हाथ में 2, ठीक है, 4 5 20, 20 दूनी 40, 40 और 2 42 का 2, बाकी हाथ में 4 रहा, ठीक है, 4 4 16, 4 20 आया, यानी 2025 अब भी आया। तो उसी तरह से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी सिर्फ आपका क्वेश्चन लिखना है, सोल्व लिखना है, और आपको जो ट्रिक बताए 25 का, तो आप बताएं कि लास्ट में 25 लिख देना है, और फिर 2 है उसमें 1 जोड़ देना है, तो कितना आया 3, और 3 को इस 2 ही से गुना कर देना, 3 दूनी 6, यानी 625 इसका आंसर होगा। उसी प्रकार इसमें है 25 है, लिख देंगे लास्ट में, अगर इकाई स्थान पे 5 दिखे तो आपको 25 लिख देना है, और जो 5 है उसमें 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 को उसी 5 से गुना कर देंगे तो 6 5 30, यानी ये आपका इसका वर्ग होगा।
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 5 है तो इसका 25 लिख देंगे, और यहाँ पे 9 है इसमें एक जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 नंबर 90 हो जाएगा, इसका मतलब 90 और 25 इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 5 तो आपको 25 लिख देना है। इस 10 में एक जोड़ देंगे तो 11, 11 10 में गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 110 लिख देना है। तो इसी प्रकार से आप 115 है तो उसमें भी 25 हो जाएगा लास्ट में, और 11 में एक जोड़ेंगे तो 12, और 12 11 में गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा। 12 11 में देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो 12 का 12, ठीक, और फिर 12 का 12 एक से गुना करेंगे तो 12 एक बाकी हाथ में 13, 132 हो जाएगा। तो 132 और 25 आपका ये आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं, कोई भारी नहीं है। तो यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। ठीक है, तो जांच करने के लिए आपको सबसे पहली बात कि जिसके इकाई स्थान पे 2 3 7 8 दिखेगा ना, वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अब हम जांच करने के लिए सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और उसका अगर जोड़ा लग गया तो वो पूर्ण वर्ग होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे 256 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे। ठीक है, तो आपका 12 दूनी 24 होता है, बचा 1 और 1 16 हुआ, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखें 2 से तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से देखें तो 32 दूनी 64 होगा, और फिर 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी 32 होगा, और फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर एक बार और 2 से लगेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप कॉपी में बनाएंगे तो आप सोल्व लिखेगा, और फिर इस तरह से गुणनखंड जो भी बचा उसको लिख देना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और यहाँ पे एक बार जोड़ा लगा के 2 का स्क्वायर एक जगह लिख देना है 1, फिर 2 का स्क्वायर, फिर उसी तरह से आगे लिख देना है, फिर 2 का स्क्वायर, और फिर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं सभी का स्क्वायर आ रहा है, मतलब सभी जोड़े में आ रहे हैं, पेयर में आ रहे हैं, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है ना, इसका मतलब पूर्ण वर्ग होगा तो लिख देना है ये पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो ये 256 का था। उसी तरह से हम लोग 360 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पूर्ण, उसका देखेंगे पेयर बनता है, जोड़ा बनता है कि नहीं, नहीं बनेगा तो लिख देना ये मतलब कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसमें भी वैसे करना है, 400 में भी वैसे करना है। 400 में भी आपका सम संख्या है, मतलब जीरो की संख्या सम है, तो इसका 1 हो जाएगा 2, इसका मतलब 20 हो जाएगा इसका, तो ये भी पूर्ण वर्ग होगा। आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है जांच करने के लिए, तो आपको उम्मीद है आप कर लीजिएगा। लेकिन चौथा नंबर सबसे आसान है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। हमने बताया जिसके इकाई स्थान पे 2 3 7 होगा उसका आंख मूंद के आप बोल दीजिए नहीं होगा ये, तो इसके भी इकाई स्थान पे 8 ये भी नहीं होगा, 3 है नहीं होगा, 2 3 7 8 तो ये भी नहीं होगा, 2 है तो ये हो सकता है, 64 वैसे भी होता है, 49 भी होता है, लेकिन 8 बोले तो नहीं होता है, 7 बोले तो नहीं होता है, 3 बोले तो नहीं होता है। इसका मतलब आंसर होगा 16 और आपका 64। ठीक है, और 49, 64 था। ठीक है, 64 भी है, तो आपका 16 49 और 64, बाकी 2 3 7 2 3 7 8 ऐसे संख्या है जो इकाई स्थान पे है, तो ये नहीं होगा। तो ये आपको बताए थे, और काफ़ी ये अच्छे से बन गया। 5वां नंबर निम्नलिखित में से कौन सम संख्या के वर्ग है। सम संख्या के वर्ग का मतलब उसके इकाई स्थान पे भी सम होगा। ठीक है, और विषम संख्या का वर्ग होगा तो उसके इकाई स्थान पे विषम होगा, ऐसे पहचानेंगे। यहाँ पे विषम है, इसका मतलब ये भी विषम होगा। यहाँ पे सम है, मतलब ये होगा, तो ये होगा, ये भी 6 और सम है यहाँ पे, तो ये भी होगा। ठीक है, वर्ग होगा सम संख्या का, ये भी 6 है तो ये भी 6, क्योंकि सम है तो ये सम संख्या का ही वर्ग होगा, और ये एक तो विषम ही है तो विषम होगा। ठीक है, इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इजी है पकड़ना। तो यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो आपको बताएं अगर शून्य की संख्या विषम होगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे गिन लेते हैं 2 2 4 1 5 है तो ये नहीं होगा। ठीक है, आपका यहाँ पे 1 है ये भी विषम नहीं होगा, यहाँ पे 3 है ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा, तो ये आपका 400 आंसर होगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में बहुत जल्द, कल ही इसका वीडियो बना देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर, लाइक कमेंट शेयर कर दे। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।